हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर है सिक्स्थ और इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि वह आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, तो देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो क्या था, 50 साल पहले चुनाव होता था, मतदान किए जाते थे और राजा को लोगों द्वारा चुना जाता था। और फिर 3000 साल पहले क्या था, यज्ञों के द्वारा ही राजा को प्रतिष्ठित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, मगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो क्या है इसमें सारी प्रक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि राजा है जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था और जो उसका एक घोड़ा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जैसे इलाके में हम छोड़ देते हैं, जैसे गायें चरने जाती हैं ऐसे ही फिरती रहती हैं वो, तो क्या किया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था और राजा के लोग उस पर ध्यान रखते थे, प्रॉपर ध्यान रखते थे उसके ऊपर। तो अगर वो सामने वाला राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो फिर वो युद्ध करते थे, और अगर नहीं पकड़ता था तो जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा है वो सबसे शक्तिशाली समझा जाता था और यज्ञ किया जाता था। और यह यज्ञ बहुत ही सम्मान के योग्य होता था। और जो राजा इस यज्ञ में आते थे वह उस राजा के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। किसका? राजा का। उसे राज्य आसन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा गुण गानों का गान किया करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया पूरा करना और देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे अन्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें क्या था, इसमें ये प्रक्रिया की जाती थी। जो राजा था वो एक मुख्य सिंहासन पर बिठाया जाता था जो बाल की खाल से बना होता था, और जो युद्ध में उसका साथी होता है, सारथी, तो वह उसकी विजयों का गुणगान करता था। जो सगे संबंधी उनके जैसे उनकी रानियाँ, पुत्र, तो क्या करते थे, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते रहते थे। तो आगे क्या दिया है, जो पुरोहित, जिसको पुरोहित शूद्र मानते थे, मतलब जो निचले तबके के लोग थे, जैसे जो शूद्र होते हैं उनको निचले तबके के माना जाता था, तो उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आगे दिया गया है वर्ण, ये भी देख लेते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे। तो क्या था इसमें, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ऋग्वैदिक ग्रंथ है जो वह बहुत ही पुराना ग्रंथ है।
इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई जाती थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया जाता था। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी क्या थे, धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे कहा जाता था वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मणों का, उनका काम क्या था, उनका काम था वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, जिसके लिए उन्हें क्या किया जाता, उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का, जिसे क्या कहा जाता था, अक्षत्रिय। उसका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान था वेश्या का। इनमें कौन से आते हैं, इनमें आते हैं कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की क्या करना था, सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान में अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही समझा जाता था उस समय में। महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार थे ये चारों वर्ण। आगे क्या है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान क्या होती थी, ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। लोग शूद्र को सबसे निचली जाति का समझते थे और उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित में श्रेष्ठ समझते थे, पुरोहितों से क्या समझते थे, श्रेष्ठ। कुछ लोग जन्म के आधार पर लिंग निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना चाहिए, क्योंकि सभी ईश्वर की क्या है, संतान है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। आगे दिया गया है ये पात्र देखो, ये क्या है, धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और क्या होते हैं, चिकने। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। आगे दिया गया है जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा। अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने गए। किसके, जनपदों के। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। जन यानी जनता। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, कहाँ, हस्तिनापुर, जहाँ पर कौरव पांडव रहते थे। दिल्ली में क्या था, पुराना किला, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास क्या था, हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा। किसके पास, एटा के पास। इनमें प्रमुख थे। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें क्या करते थे, उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामिति आकार के रूप में होते थे। तो आगे है महाजनपद, देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उन्हें क्या कहा जाता था, महाजनपद। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, मतलब कि जो ज़्यादातर महाजनपद थे ना, उनकी राजधानियाँ होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी।
अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। क्या करते थे, ये देखो, ये मानचित्र दिखाया गया है भारत का। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गांधार, यहाँ पर दिया गया है तक्षशिला, ये सिंधु नदी यहाँ पर निकली है। ये क्या है, काबुल, और ये क्या है, व्यास नदी, और ये सतलुज। तो ये वैशाली महाजनपद दिखा रही हूँ मैं आपको ज़्यादातर तो। और ये क्या है, अवंती, और ये क्या है, पांचाल। ये हस्तिनापुर दिखाया गया है कुरुओं का। ये कौशाम्बी, ये भी जनपद है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये जनपद है। तो आगे देखते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की क्या आवश्यकता थी? क्या पहले योजना बनाई जाती थी और फिर दीवारों का निर्माण किया जाता था, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए अधिक अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की क्या थी, आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। राजा क्या करने लगे थे, सेना। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो राजा क्या करते थे, राजा सेना रखते थे और उनको वेतन भी देते थे। वेतन के रूप में वो उनको आहत सिक्के देते थे। ये देखो, ये कौशाम्बी किले की दीवार दिखाई गई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संवत 2500 साल पहले हुआ था। आगे है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित से कर वसूलने लगे थे। तो क्या करते थे, जो महाजनपद के राजा थे वो विशाल सेना रखने लगे थे, विशाल किले बनवाते थे और संसाधनों की आवश्यकता उन्हें बहुत ज़्यादा होती थी। इसके लिए वो क्या करते थे, वो कर्मचारियों की, तो उनको क्या थी, कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो वो उपहारों पर निर्भर न रहकर अब क्या करने लगे थे, कर वसूलने लगे थे। फसलों पर कर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो क्या था, फसल सबसे पहले किस पर कर लगाए, फसल पर। कितना, 1/6वां हिस्सा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर थे, काम करते थे, जैसे बुनकर, लोहा, सुनार, तो वो क्या करते थे, वो भी राजा को टैक्स देते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना होता था। तो पशुपालकों को जानवरों के रूप में उनका कर भरना पड़ता था। जो व्यापारी थे वो सामान की खरीद बेच करते थे, तो उनको उसका कर देना पड़ता था। आखेट तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार सभी लोग अपने अपने तरीके से क्या करते थे, कर भरते थे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बने। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कर्मतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतीहन मजदूर कमकर करते थे। तो क्या था, जो इस काल में था, जो खेती में 2 बड़े परिवर्तन आए। एक तो ये था, जो फाल थे पहले वो लकड़ी के थे, हल के फाल होते हैं ना, जो वो पहले लकड़ी के थे, वो क्या हो गया था, वो लोहे के आ गए थे। उससे ज़मीन को जोतना आसान हो गया था। और दूसरा
लोग धान की खेती करने लगे थे। वो पहले पौध तैयार करते थे और उसके बाद उसको दोबारा लगाते थे, बीज बोकर पौध तैयार करते थे, उसके बाद दोबारा उसको लगाते थे और फिर उसके धान के रूप में फसल तैयार हो जाती थी और इससे जो फसल होती है वो सुरक्षित होती थी। तो आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पर दिखाया गया मगध। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। तो आप मगध को ढूंढ सकते हैं भाई, यहाँ से देख लेते हैं हम भी कहाँ पर है मगध राज्य। तो आपको मिला कहीं? ये देखो, ये मैं आपसे सर्कल बना देती हूँ। ये रहा मगध और ये रहा वैशाली और ये रहा वज्जी, ठीक है। ये कौशाम्बी, ये कौशल। तो इस प्रकार से ये था मगध। आगे देखते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से घर और गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी, जंगलों से क्या करते थे वो, जो लकड़ी होती थी उससे घर बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे, रथ बनाते थे, ठीक है। तो हाथियों को सेना के लिए तैयार किया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी। क्या थी? लोहे की खदानें। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। आगे देखते हैं। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। किसकी? मगध की। बिहार में राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को राजधानी बनाया गया। किसकी? मगध की। तो इस प्रकार से था मगध का परिचय। आगे है 2300 साल से पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कौन सा राजा था? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि बाहर के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की क्या थी? बहुत बड़ी संख्या थी। तो उसके खुद के ही सिपाही मना कर देते हैं। तो पहला महाजनपद था मगध और आ गया वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार में है जो थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी में गण और संघ थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं से आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और कौन? महावीर, जैन। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। क्या? बुद्ध के साहित्य में। ये देखो, गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ क्या है? संघ अथवा संगठन या सभा। तो आगे दिया गया है, आगे हमारा थोड़ा सा ही रहता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग निकाय से लिया गया है। कौन से निकाय से? दिग निकाय से। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग निकाय से लिया गया है। दिग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ का नाम है? दिग निकाय, और उससे यह वज्जी संघ लिया है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था।
आगे है अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजात शत्रु राजा थे, शासक थे, वो किस पर? वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो वो क्या करते हैं? बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, क्या क्या बताते हैं वो उनकी शर्तें, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, नियमित रूप से लगातार आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि क्या ये काम पूर्ण रूप से हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आक्रमण करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हो रहे हैं तो वह बहुत ही उन्नति करेंगे। ठीक है। आगे दिया है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, जैसे वज्जी संघ है। इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में कर लिया। कौन से? गुप्त शासकों ने गण को और संघ को, दोनों को। इसके बारे में आगे तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। आगे दिया गया है अनत्यर। अपने एटलस में यूनान एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था, औरत उसमें शामिल नहीं होते थे। कितनी बार? 40 बार बुलाई जाती थी क्या? इस सभाएं। तो आगे क्या है? व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, धर्मघरों और धर्म कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इस प्रकार से था हमारा आज का चैप्टर, और हमने ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर। अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे। ओके बाय बाय।